नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर। देखिए भैया, भारत का बजट आ चुका है। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये अब तक आप सभी ने पूरा आकलन, पूरा हिसाब किताब लगा लिया होगा। टैक्स स्लैब में किसको कितना फायदा हुआ, ये भी जान लिया होगा। तो फिर अब बजट में बचता क्या है चर्चा करने के लिए, जानने योग्य अब क्या बचा, बस यही बात। यही सवाल मुझे भी खाए जा रहा था कि 7 लाख की सैलरी नॉन टैक्सेबल हो गई, सिगरेट महंगी हो गई, ईवी सस्ती हो गई, तो फिर बचता क्या है बताने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि बजट में और भी बहुत कुछ खास है जिस पर पिछले दिनों में चर्चा नहीं हुई। आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ। कैसे ये बजट खास है, पिछले बजट से कितना अलग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये लास्ट फुल बजट था, तो क्या ये चुनावी बजट था? क्या नरेंद्र मोदी ने 2024 के मद्देनजर उसको साधने की कोशिश की है इस बजट से? और इस साल 9 विधानसभा चुनाव हैं, क्या इस बजट को वो सब कुछ जो 9 विधानसभा चुनाव के माध्यम, इस बजट के माध्यम से क्या वो 9 विधानसभा चुनाव वो साध पाएंगे? ये तमाम बातों पर, इसकी वास्तविकता पर ये हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये बजट लोक लुभावना है या फ्यूचरिस्टिक है। और इसी के एनालिसिस को बेहद आसान भाषा में मैं आज आपको ये समझाने वाली हूं पॉलिटिकल कॉरिडोर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो 2015 के बजट से 2.5 गुना बड़ा है। मोदी सरकार का ये बजट यानी कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक का बही खाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के इस पूरे बजट को समझने के लिए हमने इस पर 2S फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये 2S फॉर्मूला है क्या? ये दरअसल ये फॉर्मूला हमने अपने ही संविधान से, जो संविधान हमको ये पूरे भारत को आधारशिला जिस पर रखी गई है, वही संविधान से हमने इस 2S फॉर्मूले को लिया है। अब 2S क्या है? 2S मतलब सिक्योरिटी, सुरक्षा और सम्मान। ये 2S फॉर्मूले पे हम आज आपसे बात करने वाले हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर। अब भारत का ये 74th आम बजट है और ये आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को और मजबूत करता है, इसीलिए ये सुरक्षा वाला बजट है। अब कैसे इसे जान लेते हैं। अब देखिए, ये बजट रोटी, कपड़ा, मकान तीनों की सुरक्षा देता है। दरअसल ये बजट पूरा बैक टू बेसिक्स है। हम दरअसल अक्सर ये बात करते हैं कि कैसे अगर रोटी, कपड़ा, मकान है तो हम सुरक्षित हैं और हम अच्छे से जीवन पूरा व्यतीत कर सकते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान तीनों को सुरक्षा देता है। सूखे वाले इलाकों में पानी की सुरक्षा देता है। महिलाओं को वित्त यानी कि पैसों की सुरक्षा देता है। अब कैसा लगता है कि महिलाएं कभी अपने पिताजी से, भाई से, पति से पैसा मांगे, चौथी बार में ऐसा लगता है कि मांगे या न मांगे। तो अगर महिलाओं को पैसे की सुरक्षा मिलती है तो वो आत्मनिर्भर बनती है। अब सेना को शक्तिशाली बनाकर देश को भी सुरक्षा देता है ये बजट। सरहद को मजबूत करके देश को सुरक्षित करता है ये बजट। बिल्कुल देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के ये 9वें बजट को लोकसभा में वित्त मंत्री ने 1 घंटे 27 मिनट में खत्म किया, यानी कि ये अब तक का उनका सबसे छोटा बजट भाषण था। और अपने इस बजट में सरकार ने ऐलान किया कि कोरोना काल में शुरू हुई मुफ्त अनाज की पॉलिसी अगले 12 महीने में भी जारी रहेगी, यानी 80 करोड़ लोग अगले 12 महीने तक मुफ्त राशन उनको दिया जाएगा। सरकार पिछले 28 महीने से मुफ्त राशन बांट रही है, अब अगले 12 महीने जोड़कर वो 40 महीने हो जाएंगे। अब इस पॉलिसी से सरकार ने रोटी की गारंटी यानी रोटी की सुरक्षा का वादा पूरा किया है। अब रोटी की सुरक्षा के वादे के साथ साथ सरकार ने इस बजट में आपको सर पर छत हो, इसका भी इंतजाम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार का बड़ा निवेश होने वाला है और इस बजट में उसे उल्लेख भी किया है, उसको साफ किया है। अब हर सिर पर छत की सुरक्षा
ये बहुत बड़ा आत्मनिर्भरता का भी कदम है और सुरक्षा का भी। अब पीएम आवास योजना में 66% निवेश सरकार ने बढ़ाया है। पीएम आवास योजना में सरकार लगभग 2.5 लाख रुपए की सहायता देती है और कई इलाकों में सरकार मकान बनाकर भी देती है। यानी कुल मिलाकर सरकार 3 करोड़ घरों का लक्ष्य यहाँ पर पूरा करना चाहती है। और देश में अब तक सरकार ने लगभग 11.5 करोड़ शौचालय बना दिए गए हैं और इस बजट में भी उसका उल्लेख किया है कि आगे और कितने बनने हैं। अब मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट में सब्सिडी या फिर डायरेक्ट छूट का कोई जो है इंतजाम नहीं किया गया है। किसी को भी कर्ज माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि जनता खुद इतनी आत्मनिर्भर बने कि अपनी किस्तें खुद चुका सके और इससे सरकार का भी बोझ जो है कम होता है। अब भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। अब निर्मला सीतारमण की बात करते हैं और इसको कई लोग ऐसे जोड़ रहे हैं कि निर्मला दीदी जो है नारी हैं, इसलिए महिला सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन शुरुआत से ही नरेंद्र मोदी सरकार ने आते ही जनधन खाते की शुरुआत की थी और उसी सम्मान और धन सुरक्षा की भावना से ये बजट निर्मला सीतारमण ने रखा और दिखाया भी। अब महिलाओं के लिए 2 साल की एफडी की पॉलिसी शुरू की है और देश की कोई भी महिला, मैं, आप, कोई भी 2 लाख रुपए का निवेश कर सकती हैं और महिलाओं को इन पैसे पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसको और सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं कि 2 लाख जमा करने पर 2 साल में 31,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब ये हर महीने वाला नहीं है, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी कि इसमें पैसे एक मुश्त में जमा किए जाएंगे और हर महीने बार बार पैसे जमा करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब देश की आधी आबादी को ये मोदी सरकार का तोहफा समझ लीजिए। महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी सरकार ने सेविंग लिमिट दुगनी कर दी है, जिससे बुजुर्गों की सुरक्षा गारंटी दुगनी मजबूत हो सके। पर हम इससे पहले एक खास बात आपको बताएं कि यहाँ पर महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश है, बुजुर्गों को सशक्त करने की कोशिश है, लेकिन एक बात और खास बात है कि इस बार टैक्स स्लैब्स में जो हम कई बार ऐसा होता था कि हम 1.5 लाख रुपए अगर म्यूचुअल फंड या किसी में जमा करते थे तो वो टैक्सेशन से फ्री हो जाता था। इस बार वो प्रावधान नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ। दरअसल कई बार जब पिताजी बोलते हैं, माताजी बोलती हैं, घर में कोई बड़ा कहता है कि आप अपने पैसे जमा करें, तभी हम करते हैं। जब कोई नहीं कहता तो फिर हम कभी आईफोन खरीदते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरह अब सरकार आपको वो टैक्स में रिबेट नहीं दे रही, तो हम इस आदत में आ जाते हैं कि हम फिर वो सेविंग भी नहीं करते। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कोरोना का वो समय जब वो सेविंग्स वाले पैसे उस 2 साल हमारे काम आए थे, इसलिए आपको सचेत करना भी ज़रूरी है। और हमारी सेविंग सरकार नहीं है, हमें खुद ज़रूरी है कि हम खुद अपनी सेविंग इसमें करें। अब हम बात करते हैं कि हमने कई बार ये सुना है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा और भारत के कई शहर ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी है और वो सूखे के कगार पर हैं। ऐसा ही एक शहर है बेंगलुरु। भारत की उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आईटी सिटी कहा जाता है, लेकिन पीने के पानी करीब वहाँ पर एकदम ख़त्म होने वाला है, करीब पूरा ख़त्म हो चुका है। ऐसे में अमृतकाल के इस बजट में इस समस्या को निपटने के लिए सरकार ने 53,000 करोड़ का आवंटन किया है। अब अगर बात बेंगलुरु की, कर्नाटक की आती है तो हम सीधे पहुंच जाते हैं चुनाव पर। चुनाव हो या ना हो, पानी की समस्या है और उससे सरकार निपटने की कोशिश कर रही है। अब स्टार्टअप्स की बात करें तो ये शब्द इतना अट्रैक्टिव लगता है और दरअसल होता भी क्या है, ये बड़ा अट्रैक्टिव शब्द है। और कई बार ऑफिस में, हमारी नौकरी में हमें गुस्सा आता है तो हमें लगता है मैं नौकरी छोड़ दूंगी और अपना कुछ शुरू करती हूँ। फिर होता क्या है, थोड़े पैसे हमारे पास हैं और थोड़े पिताजी से या माताजी से, घर में किसी बड़े से लेते हैं, लेकिन लेने में झिझक भी होती है। तो फिर अब इस सरकार ने प्रावधान दिया है कि आप स्टार्टअप के लिए सरकार से पैसे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जो इस स्टार्टअप के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, भारत सरकार ने खेतों तक जो है स्टार्टअप की प्रावधान शुरू किया है। इसीलिए एग्री फार्मा में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत नए आइडियाज, प्रावधान, तमाम चीजें लेकर आई है। अब सरकार 5 साल के लिए 500 करोड़ के नए फंड को लेकर आई है और जिससे खेती किसानी के स्टार्टअप्स को प्रमोशन मिलेगा, किसान को आमदनी की सुरक्षा भी मिलेगी, गारंटी मिलेगी, तो उससे मजबूती मिलेगी।
अब मैं ये तमाम बातें कर रही हूं तो मुझे समुद्र मंथन वाली एक कहानी याद आ रही है, आपको भी आ रही होगी, और नहीं भी आ रही है तो मैं आपको सुना देती हूँ। सतयुग में समुद्र मंथन किया गया था और जिसमें 14 रत्न निकले थे। अब अमृत सबसे अंत में निकला। अमृत की एक बूंद भी किसी को अमर बना सकती थी, यानी कि कुल मिलाकर अमृत जीवन की गारंटी है, जिंदगी की सुरक्षा है। अब देश में भी आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, तो आंतरिक सुरक्षा और जीवन की गारंटी तो सरकार ने बजट के माध्यम से हर एक सेक्टर में मजबूत की है। लेकिन सरहदों का क्या? सरहदों में किस तरीके से मजबूती दी जाए? क्योंकि चीन और पाकिस्तान को चित करने के लिए सरकार ने बहुत प्लानिंग की और अब इस बार रक्षा बजट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्लानिंग करने के बाद बजट को बढ़ाया गया। यानी रक्षा मंत्रालय को 5.93 लाख करोड़ आवंटन किया गया है। ये पूरे बजट का 8% है। जो हम पूरे बजट की बात कर रहे हैं उसका 8% है ये। अब देश का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। पिछले रक्षा बजट से 13% ज़्यादा है। यानी कि हथियारों की खरीद के लिए 1.62 लाख करोड़ दिए जाएंगे। अब होता क्या है कि पैसे ज़्यादा होंगे तो डिफेंस सेक्टर के लिए नए नए हथियार, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी चीज़ें आएंगी, नई तकनीकी चीज़ें मंगाई जा सकेंगी, साथ ही नए विमान भी खरीदे जा सकेंगे। अब जब भी चीन या पाकिस्तान कभी भी कोई इस तरह की नापाक हरकत करता है तो लड़ाई तो सरहद पर हो रही होती है, लेकिन हम आपस में लड़ने लगते हैं। हम सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं कि क्यों तकनीकी में आगे बढ़ावा नहीं हो रहा। तो सरहद पर लड़ने की जगह हम आपस में जंग करते हैं। लेकिन उसका जवाब है ये कि रक्षा मंत्रालय को पूरे बजट का 8% बजट दिया गया है। इससे हम सशक्त होंगे। पिछले 8 साल में भी भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और अब भारत जो देसी हथियार बना ही नहीं रहा बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यानी पिछले साल भारत ने 15,000 करोड़ से ज़्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की है और इस साल वो और भी बढ़ने वाली है। और यही पैसा जब रक्षा क्षेत्र को और मजबूती देगा, रक्षा के क्षेत्र में जब आत्मनिर्भरता आती है तो वो वरदान बन जाती है। इसीलिए हम बजट की बात कर रहे हैं और अब ये जो देसी हथियार देश को पूरी तरीके से तैयार करेंगे और देश को तैयार करेंगे तो सस्ते भी होंगे, क्योंकि हम जब घर में बनाएंगे इसको तो ये सस्ते भी होंगे और देसी तकनीकी पर डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी, बाहर पे डिपेंडेंसी कम होगी और यही डिपेंडेंसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। देसी हथियार नए रोजगार पैदा करेंगे। अब देखिए हर चीज़ कैसे कनेक्टेड है। जब देसी हथियार देश में बनेंगे तो फिर नए रोजगार पैदा होंगे, नए आयाम निकलेंगे और देश की तकनीक जो बाहर से कई बार ब्लैकमेलिंग जो है, विदेशी ब्लैकमेलिंग, वो भी उस पर भी रोकथाम होगी। रक्षा के क्षेत्र के जरिए अमेरिका आज सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है, क्योंकि वो हथियारों के साथ साथ तकनीकी भी बेचता है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी भी बेचता है तो हथियार भी बेचता है और आज इसलिए वो सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है। तो बेसिकली हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे मोदी सरकार ने चुनावी साल में भी बजट को लोक लुभावना नहीं बनाया, कर्जे की माफी या ऐसी कोई सौगात नहीं दी जिससे ये कहा जा सके कि ये राजनीतिक बजट है, ये फ्यूचर का बजट है। अब दरअसल एक बहुत साफ बात करते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा हो रहा होता है या कोई क्रिएशन की बात होती है तो उसी समय लगता है, बच्चे को 9 महीने लगते हैं। अगर वो प्री मैच्योर हो जाए, जल्दी हो जाए तो वो कमज़ोर बच्चा होता है, फिर उसकी अलग तरीके से देखभाल होती है। तो किसी भी चीज़ का ट्रांजिशन, किसी भी चीज़ को क्रिएट होने में उसकी एक जो समय अवधि है वो ज़रूरी है। तो ये जो हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, जिस आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक बजट की हम बात कर रहे हैं, उसको एक समय लगेगा, वो धीरे धीरे हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो ये फ्यूचर का बजट है जो देश को विकास की राह पर आगे लेकर जा रहा है। सुरक्षा के बाद अब हम बात करेंगे सम्मान की, क्योंकि भारतीय संविधान भी नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। लेकिन सम्मान मिलता कैसे है समाज में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सम्मान के काबिल वो होता है जो खुद के पैरों पर खड़ा होता है। इसीलिए भारत को और भारत के नागरिकों को सही सम्मान दिलाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया, उस पर बात करेंगे।
मोदी देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके हर व्यक्ति भारत देश का। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। तो जितनी आबादी, ऊर्जा की खपत, यानी कि जितना एनर्जी कंजम्पशन उतना ही ज़्यादा होगा। ऊर्जा खपत ज़्यादा होगी तो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। अब देश में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। कोयले से एनर्जी बनाकर, हाइड्रो पावर से एनर्जी बनाकर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यही तरीके हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के। अब ऐसे में कोल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है। हम पहले भी पॉलिटिकल कॉरिडोर के कार्यक्रम में बात कर चुके हैं और इसे जान के साथ साथ जहान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए हाइड्रो पावर पर पावर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सस्ती है, लेकिन उसके लिए डिपेंडेंसी चीन पर है और हम में से कोई ये अब नहीं चाहेगा, भारत का आप, मैं या भारत का कोई भी व्यक्ति कतई नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी दुश्मन मुल्क उसी की वजह से अमीर भी बने और फिर उसे ही परेशान करे। इसके लिए विकल्प होना चाहिए और विकल्प इस बजट में दिया गया है, जिसे कहा गया है ग्रीन बजट। अब सरकार ने ग्रीन एनर्जी का विकल्प तलाशा है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को तेज करेंगे। इस बजट के माध्यम से हाइड्रोजन एनर्जी को विकसित करेंगे, यानी 19,700 करोड़ का निवेश भी इसमें किया गया है। अब लेकिन ये तो आंकड़ों की बात है। आखिर इस हाइड्रोजन एनर्जी से होगा क्या, सरकार का रोड मैप क्या है? और सिंपल सी बात है कि विकास की बात हम कर रहे हैं, देश के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यानी देश के सम्मान को, देश के नागरिक को सम्मान कैसे मिलेगा, क्योंकि हम सम्मान की बात कर रहे थे। तो साहब, देश के 12,000 ऐसे शहर हैं जो दुनिया के टॉप पोल्यूटेड सिटी में शुमार हैं और यहाँ की हवा जहरीली है सांस लेने के लिए। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी है और जिसका उत्पादन और प्रयोग से देश प्रदूषण से बचेगा। हिंदुस्तान में हवा और पानी दोनों की कमी नहीं है, तो हाइड्रोजन बनाना काफ़ी आसान है और फायदेमंद भी है। अब इसका रोड मैप क्या है उसे जान लेते हैं। देखिए, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इससे प्लांट, शोध और तमाम और चीज़ें जो पायलट योजना पर पैसे खर्च होने हैं। अब आंकड़ों की बात करें तो 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश होना है और इससे 6 लाख से अधिक रोजगार भी पैदा होंगे। 1 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल का आयात घटेगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 50 MMT की कमी भी आएगी। कुल मिलाकर 2075 तक, यानी तब तक हमें ग्रीन एनर्जी पर आत्मनिर्भर बनना है, ये लक्ष्य भारत सरकार ने तय किया है। अभी मैंने फॉसिल की बात की। फॉसिल फ्यूल का यहाँ मतलब है पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। ये सभी हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, इसीलिए इनमें खर्च भी ज़्यादा है और हमारी डिपेंडेंसी भी विदेशों पर बढ़ती है। हाइड्रोजन एनर्जी घर में ही क्योंकि पैदा होगी, घर में ही बनेगी तो सस्ती भी होगी, विदेश निर्भरता खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हर साल हम 1 लाख करोड़ की बचत भी करेंगे। अब ये बचत हम कृषि क्षेत्र में, दरअसल हम कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, तो ये बचत कृषि क्षेत्र के बजट के बराबर भी होगी, तो हमारे अन्नदाता को दुगना सपोर्ट हासिल हो सकेगा। वो भी, इसका भी लक्ष्य है 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। तो जब भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सम्मान तो अपने आप ही हासिल हो जाएगा, साथ में खुशहाली भी आएगी। बात एनर्जी की होगी तो बात मिलेट्स की भी होगी। अब एनर्जी देश चलाता है तो अन्न शरीर चलाता है। मोटे अनाज से भारत को अग्रणी नहीं बल्कि लीडर की भूमिका में आना है और यही मोटा अनाज भारत को विश्व गुरु बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी हम पावरफुल कंट्रीज़ की बात करते हैं वो किसी न किसी चीज़ में लीड कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वो आर्म्स, एम्यूनिशंस के लिए, उसकी वजह से वो आज अपनी तकनीकी की वजह से विश्व पटल पर है, विश्व गुरु बना हुआ है। अब चाइना की बात करें तो चाइना का ज्योग्राफिकल पूरा इलाका उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, पानी उसके इतने कंट्रोल में है कि कम से कम 18 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो पानी का कंट्रोल रखता है। वहीं जिस तरीके से पूरे देश में भुखमरी की स्थिति है, यूक्रेन और रशिया की अगर हम बात करें, उसके वॉर के बाद भुखमरी आ गई है,
तो मोटा अनाज एक ऐसी चीज है जो अब ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को उसकी जरूरत होगी, और भारत उसी मोटे अनाज पर इस बजट में बड़े प्रावधान हैं। बजट में काफी कुछ किया गया है और मोटे अनाज को, और यही मोटा अनाज भारत को विश्व पटल पर ले जाएगा। जब ये पूरे विश्व को मोटा अनाज भारत से जाएगा तो भारत कहाँ होगा, इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं। मोटे अनाज को श्री अन्न कहा गया है। श्री अन्न का अर्थ है समृद्धि, लक्ष्मी, और भारत अभी दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को मोटे अनाज का हब भी माना जाता है, बनना भी है और ज्यादा बेहतर। और हैदराबाद में IIMR स्थापित होगा। 1 करोड़ किसानों के नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग मिलेगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय किसानों के लिए खेती में जो सबसे बड़ी समस्या, चुनौती है, खाद है, पानी की होती है। अब मोटे अनाज इन दिनों समस्याओं का निदान भी देंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कीड़े कम लगते हैं, तो कम खाद की जरूरत होती है। साथ ही मोटे अनाज की फसल के लिए पानी कम चाहिए होता है, पानी कम लगता है। तो अब मतलब पूरा अन्नदाता जो है मोटा अनाज पैदा कर पाएगा, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो उसकी खेती लागत, तमाम चीज़ें कम हो जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात है कि फसल पूरी मिलेगी। और तीसरा बड़ा फायदा है कि पैदावार ज़्यादा होगी तो आमदनी भी ज़्यादा होगी। अब ये तो है सम्मान की बात, आत्मनिर्भर अन्नदाता के विकास की बात। बजट में केवल किसानों की बात ही नहीं की गई है, बल्कि युवा देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, उनकी बात भी की गई है। युवाओं के सम्मान का भी पूरी ध्यान रखा गया है। सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों को जनरेट करने की बात कही है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी सरकार पर कोई बात होती है तो नौकरियों का एक बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी 10 लाख के आसपास ही जनरेट हो सकती है। इसीलिए बाकी नौकरियां निजी क्षेत्र और स्वरोजगार, अक्सर हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, स्वरोजगार से आएंगी। इसके लिए स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और देश का युवा स्किल्ड बने, खुद की कमाई करे। इसके लिए सरकार ने PM कौशल विकास योजना की घोषणा, 4.0 की घोषणा भी की है। देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। युवाओं के इंटरनेशनल अवसर, उनको उसके लिए भी तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा आंकड़ा ये भी कहता है कि हर साल देश के 4 करोड़ नए युवा रोजगार की लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में जब यही युवा हुनरमंद होंगे, टैलेंटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, तो वो अपनी राह खुद तलाश सकेंगे। और यही तलाश उसे समाज में, परिवार में और खुद की नज़रों में सम्मान दिलाएगी। तो 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात यह है कि ये बजट मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है, लेकिन इसे कहीं से भी लोक लुभावना नहीं बनाया गया। ये फ्यूचरिस्टिक सोच का बजट है, जो देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, सम्मान दिलाता है। तो इस पूरे बजट को हम इस तरीके से समझें कि हमें अभी बहुत लंबा जाना है और देश को सशक्त बनाना है। ये पूरा बजट देश को बहुत दूरगामी तरीके से देखता है कि 2047 तक हमें कहां पर पहुंचना है। आज फिलहाल पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए भारत 24।